हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी के द्वारा 2025 में जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं बीपीएससी डीएसओ का पेपर हुआ है, बीपीएससी मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है, बीपीएससी मिनरल डेवलपमेंट ऑफिसर का पेपर हुआ है, बीपीएससी लॉ ऑफिसर का पेपर हुआ है, बीपीएससी सिस्टम एनालिस्ट का पेपर लिया गया है, बीपीएससी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर का पेपर लिया गया है, बीपीएससी जूनियर लैब असिस्टेंट का पेपर लिया गया है। तो इन सभी एग्जाम्स में जितने भी हिस्ट्री के, और देखिए इसमें आपके एंशियंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 2025 में, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। देखिए आज का जो सेशन है 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी इसी तरह का कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, और जब इसको कंप्लीट देख लीजिएगा, पूरा देख लीजिएगा, तो कम से कम इसको एक ग्रुप में फ्रेंड्स ज़रूर ही शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, देखिए जैसे मैंने आपको बताया है कि आज के इस सेशन में हम लोग 71 बीपीएससी पीटी 2025 के लिए बीपीएससी के द्वारा वर्ष 2025 में जितने भी एग्ज़ाम लिए गए हैं और उनमें हिस्ट्री के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री का हो, मेडाइवल हिस्ट्री का हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री का हो, जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं हिस्ट्री के, उन सारे प्रश्नों को आज हम लोग एक ही सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। सारे प्रश्नों को मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिया है ताकि आप बेहतरीन तरीके से रिवीजन कर सके। चलिए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ पहले सेशन को लाइक कर दीजिए। देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी यानी कि बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी में पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है बिहार साइंटिफिक सोसाइटी, और हिंदी में बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी। तो देखिए फ्रेंड्स, बिहार साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमदाद अली ने किया था। सैयद इमदाद अली ने, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ किसने किया था, तो सैयद इमदाद अली ने, सैयद इमदाद अली ने किया था। कब, तो आपको याद रखना 1868 में। कहाँ पर, तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखिएगा। बिहार साइंटिफिक सोसाइटी यानी कि बिहार वैज्ञानिक सोसाइटी की स्थापना सैयद इमदाद अली ने 1868 में मुजफ्फरपुर में किया था। और देखिए इसका उद्देश्य बौद्धिक, सामाजिक और नैतिक कल्याण को बढ़ावा देना था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि बिहार के जगदीशपुर से 1857 के भारतीय विद्रोह का नेता कौन था। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है और बार बार बीपीएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी लोगों को इसका आंसर पता होगा। बाबू कुंवर सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। और देखिए बाबू कुंवर सिंह का ही स्टेटमेंट है, मैं जहाँ भी रहूँ जगदीशपुर वहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, कुंवर सिंह। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा ये स्क्रीन पर एडजस्ट हो जाए। देखिए निम्नलिखित में से कौन प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन के दौरान साल्ट पीटर यानी कि सेंधा नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभिक औपनिवेशिक शासन काल के दौरान साल्ट पीटर यानी कि जो सेंधा नमक है, सेंधा नून के निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र जो था यह आपका बिहार था। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। और देखिए इसी प्रकार से 2025 में बीपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम लिए गए हैं और उनमें जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे गए थे, करंट अफेयर्स के, उन सारे प्रश्नों को इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक ही सेशन में कवर कराया हुआ है। तो जिन्होंने नहीं देखा है जाकर के देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अस्थाई बंदोबस्त 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा कहाँ लागू किया गया था। अब देखिए सबसे पहले तो आपको याद रखना है अस्थाई बंदोबस्त जो है ये लागू किसने किया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कब किया था, तो 1793 में किया था। ठीक है, और कहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है ये किया था आपका बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा के जनक के रूप में भी जाना जाता है, तो साथ साथ आप ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। और इसमें देखिए ध्यान रखिएगा कि जमींदारों को किसान से वसूल किए गए भू राजस्व की
कुल रकम का 10/11 भाग कंपनी को देना था तथा 1/11 भाग स्वयं रखना था। तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, कुछ और जो है भूमि से संबंधित जो कुछ प्रथाएं हैं, जैसे कि इजारेदारी प्रथा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, जैसे कि इजारेदारी प्रथा। अच्छा, ये जो इजारेदारी प्रथा है इसको ध्यान रखिएगा, 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। किसने? वारेन हेस्टिंग्स ने लागू किया था। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके बारे में बता ही दिया अस्थाई बंदोबस्त के बारे में। देखिए, अस्थाई बंदोबस्त को जो है इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसको इस्तमरारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, उसके बाद देखिए याद रखिएगा रैयतवाड़ी व्यवस्था। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, ठीक है ना। रैयतवाड़ी व्यवस्था की बात करते हैं तो इसको मद्रास के तत्कालीन गवर्नर टॉमस मुनरो के द्वारा 1820 में प्रारंभ किया गया था और इस व्यवस्था को मद्रास, बम्बई और असम के कुछ भागों में लागू किया गया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप। उसके बाद एक और है महालबाड़ी। उसके बाद क्या है? महालबाड़ी। ठीक है, तो देखिए महालबाड़ी भी याद रखिएगा। महालबाड़ी पद्धति जो है इसे लॉर्ड हेस्टिंग्स ने जो है मध्य प्रांत, आगरा एवं पंजाब में लागू कराया था। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिए ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखिए पूरा प्रश्न पढ़िए। ये है भागा जतिन। इनके बारे में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है भागा जतिन के बारे में। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करते हैं भागा जतिन तो विद जुगांतर, यहाँ पर ये बना लीजिएगा इस तरह से जुगांतर। ठीक है ना, ये जुगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे। बिल्कुल जुगांतर के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे थे ये, और बारिंद्र घोष के साथ जतिन ने देवघर के पास एक बम फैक्ट्री स्थापित किया था। तो ये ध्यान रखिएगा आप। ठीक है, तो ये जुगांतर क्रांतिकारी समूह से जुड़े थे और 1915 में बालासोर में ब्रिटिश बलों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। इनको गोली लगी थी और ये शहीद हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भागा जतिन के बारे में। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको ये वाला ऑप्शन दिख जाए। ठीक है, ध्यान रखिए। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान, थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूँ ताकि पूरा आपको ये दिखाई दे स्पष्ट रूप से। ठीक है, चलिए अब देखिएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान बदरुद्दीन तैयब जी का कौन सा योगदान प्रमुख रूप से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, आपको याद होगा कि बदरुद्दीन तैयब जी जो थे ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बने और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए सक्रिय रूप से इन्होंने कार्य किया था। और देखिए 1887 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो आपका अधिवेशन हुआ था, ठीक है ना, उसी की अध्यक्षता इन्होंने किया था। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, और आप लोग कमेंट करके बताइए कि 1887 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। अच्छा, 1885 में पहला आपको याद होगा कि WC बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई में हुआ था। दूसरा 1886 में जो है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कोलकाता में हुआ था। तीसरा 1887 में हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो है बदरुद्दीन तैयब जी ने किया था। और आप बताइए कि ये अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित अकाल आयोगों को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करें। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जितने भी कमीशन दिया गया है, जितने भी आयोग दिए गए हैं, ये सारे के सारे जो हैं अकाल आयोग हैं, यानी कि अकाल से संबंधित है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, देखिए ये मैकडोनल कमीशन जो था, मैकडोनल आयोग जो था, इसकी स्थापना लॉर्ड कर्जन ने किया था 1901 में। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए स्ट्रैची कमीशन जो था, स्ट्रैची कमीशन, ये भी ध्यान रखना है, इसका गठन हुआ था 1880 में, स्ट्रैची कमीशन का। ठीक है, लॉर्ड लिटन के समय में हुआ था। उसके बाद देखिए ये आपका लॉयल कमीशन है, तो लॉयल कमीशन का हुआ था 1897 में, और कैंपेबल कमीशन का याद रखिएगा, कैंपेबल कमीशन का जो है 1866 में हुआ था। ठीक है, तो ये क्रम अब आप लोग लगा लीजिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिए अगला प्रश्न हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सत्य नहीं है। सारे कथन को पढ़िए। देखिए मद्रास थियोसॉफिकल सोसाइटी की एनी बेसेंट ने कहा कि प्राचीन समय में हिंदू महिलाएं शिक्षित थी और समाज में स्वतंत्र रूप से घूमती थी। ठीक है, यहाँ पर पूछा जा रहा है सत्य नहीं है, तो ये आपका सही हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट भी आपका पढ़ लीजिए, ये भी सही हो जाएगा कि उत्तर भारत के आर्य समाज ने स्त्री शिक्षा का पुरजोर समर्थन किया था। उसके बाद देखिए तीसरा स्टेटमेंट भी जो है सही दिया गया है। उसके बाद देखिए चौथा स्टेटमेंट पढ़िएगा कि धोंदो केशव कर्वे उच्च जाति की हिंदू विधवाओं की शिक्षा के खिलाफ थे। नहीं, यही पूछा जा रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर
करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए धोंदो केशव कर्वे, जिनको कि शॉर्ट में डीके कर्वे कहा जाता है, इन्होंने पश्चिमी भारत में एक समाज सुधारक और शिक्षक के रूप में कार्य किया था। उन्हें महर्षि कर्वे के नाम से जाना जाता है और उन्होंने भारत में महिलाओं के कल्याण के लिए ढेर सारा काम किया था। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह और महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया था और 1896 में 1986 में 1896 में 1896 में जो है पूना में हिंगले नामक स्थान में, पूना में देखिए हिंगले नामक स्थान पर दान से प्राप्त भूमि पर विधवा आश्रम और अनाथ लड़कियों के आश्रम की स्थापना किया था। और इन्होंने 1907 में महर्षि कर्वे ने महिलाओं के लिए महिला विद्यालय की स्थापना किया था। तो ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है। तो वहीं पूछा जा रहा था कि कौन सा इसमें से कथन सत्य नहीं है, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए थोड़ा सा बड़ा बड़ा प्रश्न दिया गया है, इसीलिए ये एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। देखिए जब द्विराष्ट्रीय सिद्धांत जोड़ पकड़ रहा था तब किसने मार्ले मिंटो सुधार पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान का वास्तविक जन्मदाता इकबाल या जिन्ना नहीं वरन मिंटो था। तो देखिए पाकिस्तान का जन्मदाता मिंटो को किसने कहा है, ये आपको अच्छे तरीके से याद होगा, बीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा भी है फ्रेंड्स, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा है। चलिए उसके बाद देखिए सूची दिया गया है, मिलान करना है आपको। यहाँ पर एक तरफ असली नाम दिया गया और दूसरी तरफ उनके लोकप्रिय नाम से मिलान करना है। तो सबसे पहले देखिएगा मूल शंकर की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो मूल शंकर किसका नाम था, तो ये दयानंद सरस्वती जी का था। अच्छा नरेंद्र दत्त जो था, नरेंद्र नाथ दत्त, ये किसका नाम था, तो ये नाम आपका था स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। और देखिए गदाधर चट्टोपाध्याय जो था ये रामकृष्ण परमहंस का नाम था और मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल जो था ये सिस्टर निवेदिता का नाम था। क्लियर। तो यहाँ पर मैंने आपको मिला दिया है। अब आप लोग यहाँ पर इजीली देख सकते हैं, ए का 3 हो जाएगा, उसके बाद देखिए बी का 4 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा और डी का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आंसर आपको बताना है, तो आप इजीली ए का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि स्पेनिश फ्लू जो है सबसे पहले 1918 में भारत के किस शहर में पहुंचा था, स्पेनिश फ्लू। तो स्पेनिश फ्लू जो है 1918 में सबसे पहले भारत में ये बम्बई में पहुंचा था, याद रखिएगा 1918 में, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि सहमति आयु अधिनियम 1891 के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। सहमति आयु अधिनियम के बारे में देखिए, ये अधिनियम जो था ना 1891 में आया था। सहमति की आयु अधिनियम महिलाओं के लिए विवाह की आयु को बढ़ा करके 12 वर्ष कर दिया था, ठीक है ना। कितना कर दिया गया था, 12 वर्ष। इसने जो है विवाह की आयु 10 वर्ष से बढ़ा करके 12 वर्ष इसमें कर दिया गया था, ठीक है। और सर एंड्रयू स्कोबल ने इस विधेयक को विधान परिषद में पेश किया था। यह अधिनियम लॉर्ड लैंसडाउन के कार्यकाल में पारित किया गया था, ठीक है। तो इतना आप याद रखिएगा। और देखिए यहाँ पर यह बम्बई में एक पारसी सुधारक बहराम जी मालाबारी थी जिन्होंने इसकी वकालत किया था, ये करेक्ट दिया गया है। ये वाला स्टेटमेंट आपका गलत दिया गया है, दूसरा ऑप्शन। यहाँ पर देखिए पहला सत्य है, दूसरा गलत है। तो वही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो केवल यहाँ पर एक जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए डचों ने गजपति शासकों के द्वारा दी गई भूमि पर पूर्वी तट पर अपने कारखाने या गोदाम स्थापित किए थे। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट जो होगा ना ये आपका गलत हो जाएगा। और देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क ने बीजापुर सुल्तान से गोवा पर कब्जा किया था। बिल्कुल देखिए अल्फांसो द अल्बुकर्क जो था ना, इसने 1510 में जो है बीजापुर के सुल्तान जो आदिल शाह था उसी से गोवा छीना था, ठीक है। तो ये करेक्ट दिया गया है। और दूसरा देखिएगा कि विजयनगरम साम्राज्य के लिए एक प्रतिनिधि से पट्टे पर ली गई जमीन पर मद्रास के कारखाना स्थापित किया गया, यह भी आपका करेक्ट है। तो दूसरा और तीसरा यहाँ पर करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरा और तीसरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए डचों ने पूर्वी तट पर अपना पहला कारखाना मसूलीपट्टनम में, वर्तमान में आंध्र प्रदेश में जो है 1605 में स्थापित किया था। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था, 1917 में हुआ था, के प्रमुख के रूप से जुड़े थे, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी, ठीक है। अब देखिए 1917 का जो चंपारण सत्याग्रह है, थोड़ा सा इसके बारे में जान लीजिए। ये मूलतः तिनकटिया प्रथा के खिलाफ था। और देखिए तिनकटिया प्रथा क्या होती थी, तो बिहार में नील की खेती होती थी, जहाँ पर 20 कट्ठे में
3 कट्ठे पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो यहाँ के किसानों की दशा जो थी ये काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी जो है स्थिति इनकी खराब थी। और इसी के लिए 1916 में जो है आपको याद होगा कि महात्मा गांधी जी से जो लखनऊ में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, वहीं पर गांधी जी से राजकुमार शुक्ल जी मिलते हैं और उन्होंने चंपारण आने के लिए गांधी जी से निवेदन किया था और गांधी जी स्वीकार करते हुए 1917 में चंपारण की धरती पर आए और उन्होंने ये चंपारण सत्याग्रह चलाया था। और एक और प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था कि गांधी जी की जान यहाँ पर किसने बचाई थी, तो बतख मियाँ ने बचाया था। ठीक है ना, भोजन में जहर देकर के मारने का प्लान किया गया था गांधी जी को, तो बतख मियाँ ने जान बचाया था। तो ये ध्यान रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा नेता बिहार में चंपारण सत्याग्रह से प्रमुख रूप से जुड़ा था, जो भारतीय जन आंदोलनों में महात्मा गांधी की पहली सक्रिय भागीदारी थी, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। ठीक है ना, तो पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी भी आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस घटना ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा असहयोग आंदोलन की औपचारिक शुरुआत किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह आपका हो जाएगा कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन 1920। असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त 1920 को। ठीक है ना, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है। समुद्रगुप्त को परम भागवत कहा गया है, तो देखिए यह उपाधि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन के द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति में जो है उल्लेखित है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद स्तंभ लेख यानी कि प्रयाग प्रशस्ति, इसकी रचना जो है हरिसेन ने किया है और हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। तो ये सब ध्यान रखिएगा। यह शिलालेख समुद्रगुप्त की उपलब्धियों और उपाधियों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जिसमें उन्हें एक परम भागवत के रूप में भी वर्णित किया गया है। अगला प्रश्न कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा शिलाखंड मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। अब यहाँ पर देखिएगा कौन सा इसमें से रॉक कट जो है शिलाखंड जो है मंदिर वास्तुकला का उदाहरण है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एलोरा का कैलाश मंदिर। अच्छा, एलोरा का जो कैलाश मंदिर है इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था, ये याद रखिएगा। अच्छा, कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण जो है पल्लव वंश के शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। अच्छा, पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो याद रखिएगा पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण जो है गंग वंश के शासकों ने करवाया था। और तंजावुर के राज मंदिर का निर्माण जो है ये चोल वंश के शासक थे, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम है राज चोल ने करवाया था। ठीक है ना, या राज प्रथम भी कहते हैं, और तंजौर में हुआ था और इसको बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है तंजौर को। चलिए देखिए अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और निश्चित रूप से आपको याद होगा ये आपका अशोक का 13वां शिलालेख है। ठीक है, जिसमें कलिंग युद्ध का वर्णन हुआ है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। बताइए किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला एक संक्षिप्त अभिलेख प्राप्त हुआ है। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि देखिए हड़प्पा लिपि में बड़े अक्षरों वाला संक्षिप्त अभिलेख जो है ये धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। यह शिलालेख जिसे धौलावीरा साइन बोर्ड भी कहा जाता है, धौलावीरा साइन बोर्ड भी इसको कहा जाता है। ठीक है, धौलावीरा साइन बोर्ड भी कहा जाता है। 10 बड़े आकार के हड़प्पा के चिन्हों से ये युक्त है। ठीक है, धौलावीरा से ये प्राप्त हुआ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि शेर शाह के प्रशासन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और यहाँ पर देखिए आपका 2 कथन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर आपका सत्य दिया गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पहले जान लीजिए दोनों कथन सत्य हैं यहाँ पर, अब आराम से दोनों को पढ़ लीजिए। ठीक है ना, शेर शाह के साम्राज्य को 47 सरकार में विभाजित किया गया था। चीफ सिकदार जो कानून व्यवस्था होता था उसका मतलब चीफ होता था, और चीफ मुंसिफ जो जज होता था। प्रत्येक सरकार में प्रशासन के 2-2 प्रभारी अधिकारी थे और प्रत्येक सरकार को कई परगनों में विभाजित किया गया था। बिल्कुल दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिए गए हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। अब देखिए मुगल मनसबदारी प्रथा के बारे में सही नहीं है। देखिए उन्हें नगद के साथ साथ जागीर भी मनसब को प्राप्त होता था, ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। नगद के साथ साथ जागीरें भी दी जाती थी। उन्हें सशस्त्र बल बनाए रखने होते थे और देखिए उनको जो है समय समय पर स्थानांतरित भी किया जाता था। तो यहाँ पर दिया गया उन्हें स्थानांतरित नहीं किया जा सकता था, नहीं उनको स्थानांतरित किया जा सकता था। तो यही स्टेटमेंट जो है सही नहीं है, जो कि प्रश्न में पूछ रहा है। उन्हें सशस्त्र या मशरूत मनसब दिया जाता था, ये करेक्ट है। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका इनकरेक्ट दिया गया है, ऑप्शन सी गलत दिया गया है।
चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि मुगल काल में निम्नलिखित में से कौन शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। मुगल काल में शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति, तो फ्रेंड्स ये मीर समन था, मीर समन, ठीक है ना, मीर समन, यहाँ पर मीर समान लिख दिया गया, इस तरह से भी लिखा जाता है मीर समन, याद रखिएगा। और इसको खाने समन के नाम से भी जाना जाता है, खान ए समन के नाम से भी, खान ए समन के नाम से भी, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए मुगल काल में शाही परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति मुख्य रूप से मीर समन नामक अधिकारी करता था, जो शाही घराने के सभी सामानों, रसद, कपड़ों, खान पान और अन्य सभी जरूरतों के उत्पादन और आपूर्ति के लिए जिम्मेदार होता था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बलवन से कौन संबंधित नहीं है। बलवन से, तो देखिए यहाँ पर संबंधित नहीं पूछा गया है, बताइए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा पूंजी का हस्तांतरण, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। रक्त और लौह की नीति अपनाया था इसने, ठीक है, और ये तुर्क चहलगामी जो था इसका विनाश इसने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस अखबार ने नील विद्रोह के दौरान इंडिगो प्लांटर्स की कड़ी निंदा की और कृषकों के पक्ष में समर्थन किया था। तो ये कौन सा अखबार था, तो हिंदू पैट्रियट था। ये याद रखिएगा, ये बीपीएससी प्रश्न इस तरह से पूछता है और ऑलरेडी ये प्रश्न जो है बीपीएससी में पूछा जा चुका है। देखिए उसके बाद देखिएगा, और मॉडर्न हिस्ट्री मैंने 4 घंटे का महामैराथन कराया हुआ है, जाकर के देख लीजिएगा। बिहार हिस्ट्री भी मैंने कराया हुआ अलग वीडियो में, और बिहार ज्योग्राफी भी मैंने कराया हुआ है, साथ ही साथ इंडियन ज्योग्राफी भी मैंने 2 घंटे का सेशन है उसको कवर कराया हुआ है। देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था पर किनके खुले पत्रों ने लॉर्ड कर्जन को इस कदर विवश किया कि ब्रिटिश भारतीय सरकार का इसका आधिकारिक खंडन प्रकाशित करना पड़ा, साथ ही सुधारात्मक आर्थिक कदम भी उठाने पड़े थे। तो देखिए ये आपका था किसका, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये आपका था आरसी दत्त का, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए आरसी दत्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आपका पूछा गया है कि कौन से इसमें से सुमेल मतलब मेल नहीं है, सही मेल इसमें से नहीं है। तो देखिए आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, अल्लाह बख्श सही है, खाकसार पार्टी, अलामा मशरिकी सही है, कृषक प्रजा पार्टी, अब्दुल हक यहाँ पर गलत दिया गया है। देखिए कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना जो है फजलुल हक ने किया था। किसने किया था, फजलुल हक ने किया था, फजलुल हक ने किया था। बाकी देखिए खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान का, ये आपका सही है, ठीक है, तो ये वाला आपका सही नहीं है। उसके बाद देखिए बख्तियार खिलजी ने जब 1202-3 में बंगाल पर आक्रमण करते हुए तिरहुत पर हमला किया, तो वहाँ के शासक थे राजा नरसिंह देव, ठीक है ना। इसका क्या परिणाम किया गया था, तो नरसिंह देव थे वहाँ के शासक, बताइए। तो देखिए उन्होंने जो है कर देने पर सहमति जताई थी, तो ये जो बख्तियार खिलजी था उसने जो है उनका क्षेत्र उन्हें लौटा दिया था। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए और मिथिला क्षेत्र के ये शासक थे, आपने कर्नाट वंश पढ़ा होगा, ठीक है ना, जिसकी स्थापना कर्नाट वंश की किसने किया था, बताइए, नान्यदेव ने किया था। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न कर लेंगे कि 1928 में आयोजित बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है ये फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि 1928 में हुआ था बिहार यूथ कॉन्फ्रेंस के दौरान बिहार यूथ लीग की स्थापना, और इसकी स्थापना मोतिहारी में हुआ था, और इसकी स्थापना का श्रेय जो है प्रोफेसर ज्ञान साहा को दिया जाता है। मोतिहारी में हुआ था, जगह का नाम याद रखिएगा 1928 में, और प्रोफेसर ज्ञान साहा का नाम याद रखिएगा आप, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन से नेताओं का युग्म 1922 में मुंगेर में किसान सभा के आयोजन के लिए जिम्मेदार था। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और अच्छे तरीके से आपको याद होगा, 1922 में मुंगेर में पूछेगा तो श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर का नाम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं श्री कृष्ण सिंह और शाह मोहम्मद जुबैर, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि वर्ष 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष कौन थे, बताइए। राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो फ्रेंड्स ये अनुग्रह नारायण सिंह थे। ये भी वीवीआई क्वेश्चन है, 1928-29 के दौरान बिहार प्रांतीय कांग्रेस समिति के अध्यक्ष जो थे ये आपके अनुग्रह नारायण सिंह थे। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न, गौतम बुद्ध के प्रवचन की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध ने अपना अधिकांश उपदेश जो है ये आपको याद होगा पाली भाषा में इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है ना, पाली भाषा में। चलिए गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, ये सब चीज़ें आप जानते हैं, इतना समय वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, हम लोग जल्दी जल्दी रिविजन करेंगे। चलिए लाला लाजपत राय को किस नाम से जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना, शेरे पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह को कहा जाता है, याद रखिएगा आप लोग।
चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर सही दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर आपको सही कौन सा दिया गया है बताइए। दांडी मार्च का नेतृत्व महात्मा गांधी ने 1932 में किया था। नहीं, दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को, ठीक है ना। तो ये तो गलत हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा 1942 में शुरू किया गया था, ये आपका करेक्ट दिया जाएगा। तो केवल आपका 2 राइट आंसर हो जाएगा, केवल 2, यानी कि ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो इस पुस्तक को लिखा है पाकिस्तान या पार्टीशन ऑफ इंडिया बाबा साहब अम्बेडकर ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि लोकप्रिय राष्ट्रीय गान, यहाँ पर देखिए राष्ट्रीय गीत बना लीजिए। राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम और राष्ट्रगान तो हमारा जन गण मन है, ठीक है। तो यहाँ पर बना लीजिएगा राष्ट्रीय गीत, लोकप्रिय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ में था। तो ये आपका बंकिम चंद्र चटर्जी का आनंद मठ से लिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आनंद मठ उपन्यास करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए मिलान करना है। अब देखिए सूर्य सेन किससे संबंधित है। चिटगांव आर्मरी रेड आपको याद होगा, चिटगांव शस्त्रागार छापेमारी आपको हिंदी में आपने पढ़ा होगा। ये घटना 1930 की है, ठीक है ना। ये इन्हीं के नेतृत्व में हुआ था, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। अच्छा, जतिन दास ने जो है राजनीतिक कैदियों के अधिकार और सम्मान को लेकर के लाहौर में इन्होंने, लाहौर से जो जेल था उसमें इन्होंने भूख हड़ताल किया था और वहाँ पर इनकी मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है, 1929 में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका 34 दिवसीय अनशन। अच्छा, बीना दास, देखिए बीना दास जो थी ना एक महिला क्रांतिकारी थी और ये घटना 1932 की है, जब उन्होंने जो है आपके कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो है बंगाल के गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाया था। तो इसने गवर्नर पर बहुत नज़दीक से गोली चलाया था। ये 1932 की घटना है, ठीक है। उस गवर्नर का नाम था सर स्टैनली जैक्सन। और भगवती चरण बोहरा द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब आपको पहले से ही पता है, ठीक है। तो यहाँ पर बिल्कुल ये करेक्ट हो जाएगा क्रम से। तो 1, 2, 3, 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में से किसने 1897 में प्लेग कमिश्नर वाल्टर चार्ल्स रैंड और एक और नाम है यरस्ट, ठीक है ना। यरस्ट का भी नाम, यरस्ट इस तरह से शायद लिखा जाता है, ठीक है ना, यस्ट इस तरह से याद रखिएगा। तो इन दोनों लोगों का जो है हत्या हुआ था। ये आपका कमिश्नर था प्लेग कमिश्नर रैंड और यरस्ट, इसके हत्या किया था चापेकर बंधुओं ने, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा 1897 की घटना है ये। चलिए पुणे में देखिएगा कि मराठी में अवंतिकाबाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना किसने लिखी थी। ये नया प्रश्न आपके लिए हो सकता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ दिन तक रिपीट जरूर किया जाएगा परीक्षा में। मराठी में है अवंतिकाबाई गोखले द्वारा लिखित महात्मा गांधी की जीवनी की प्रस्तावना। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। ये अवंतिकाबाई गोखले का भी नाम आप याद रखिएगा। क्लियर। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथन पर विचार करना है आपको और बताना है कि इसमें से कौन सा कथन जो है सही दिया गया है, ठीक है। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए फरवरी 1945 में रॉयल इंडियन नेवी विद्रोह की हुआ था। नहीं, ये 1946 की घटना है। ये 45 में नहीं हुआ था, ये आपका 1946 में हुआ था। ये गलत हो गया। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। पिछले साल ही 70वीं बीपीएससी में पूछा गया था। वहीं पूछा गया मुस्लिमों का आह्वान किया कि एक नया नारा लड़के लेंगे पाकिस्तान। ये आपका सही है, ये नारा दिया था मुस्लिम लीग ने, ठीक है। सरदार पटेल ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी थी। नहीं, ये गलत हो गया, महात्मा गांधी जी की है हिंद स्वराज। उसके बाद देखिए रॉलेट बिल ने अधिकतम 2 वर्षों की अवधि के लिए बिना सुनवाई की हिरासत में रखने का प्रस्ताव दिया था। ये आपका करेक्ट है। अब बताइए करेक्ट कौन सा इसमें से। तो आपका दूसरा और कौन, चौथा। देखते हैं दूसरा चौथा कहाँ पर दिया गया। तो ऑप्शन डी में। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। देखिएगा वी.डी. सावरकर ने 1857 के विद्रोह को भारतीय स्वतंत्रता के युद्ध बताया था। बिल्कुल करेक्ट है। और एस.बी. चौधरी ने यह तर्क दिया था कि 1857 का विद्रोह जनता का विद्रोह नहीं था। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर आपका करेक्ट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त में से सही कथन बताना। अच्छा, गद्दर पार्टी बोस्टन में हुआ था इसका गठन। नहीं, गद्दर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ये गलत हो गया। अच्छा, गद्दर के अखबार में उसके सबसे मुख्य पृष्ठ के ऊपर लिखा हुआ होता था अंग्रेजी राज का दुश्मन या ब्रिटिश शासन का दुश्मन। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखिएगा ये। और इसकी स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने किया था। ये आपका करेक्ट है। सही कौन सा इसमें से। तो दूसरा और तीसरा, ठीक है ना। चलिए देखिए दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत पर हुण वंश का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए हुण वंश का आक्रमण की अगर बात करते हैं तो ये आपका हुआ था
स्कंदगुप्त के समय में, ठीक है ना, स्कंदगुप्त के समय में हुआ था, ध्यान रखना। हालांकि हुनों ने बाद में फिर से संगठित होकर, जिसको कि इसने विफल भी कर दिया था स्कंदगुप्त ने, हालांकि फिर क्या हुआ कि हुन संगठित होकर के फिर से आक्रमण किए थे, ठीक है, याद रखिएगा आप। चलिए, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए, उसके बाद देखिए मंदसौर प्रशस्ति किस शासक के उपलब्धियों का विवरण है। तो देखिए, एक तो मंदसौर प्रशस्ति से मालवा के राजा यशोवर्मन विष्णुवर्धन की उपलब्धियों का विवरण मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर अगर गुप्त वंश की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा किसका, तो ये आपका हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है, कुमारगुप्त का, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुमारगुप्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, कुमारगुप्त का। और फ्रेंड्स देखिए, एक और प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में स्कंदगुप्त के हुनों पर विजय का उल्लेख मिलता है। तो ये मिलता है आपका भीतरी शिलालेख में, ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि फाहियान की यात्रा वृत्तांत में एक अस्पताल का विवरण किस स्थान पर मिला है। फाहियान के समय में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था, ठीक है ना, ये आपका पाटलिपुत्र में। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न है हमारा कि कपिल मुनि ने दर्शन के किस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो कपिल मुनि ने जो है किसका किया था, तो सांख्य दर्शन का किया था, ठीक है। अच्छा, पूर्व मीमांसा का प्रतिपादन महर्षि जैमिनी ने किया था। अच्छा, न्याय दर्शन का प्रतिपादन महर्षि किसने किया था, गौतम ने किया था। और उत्तर मीमांसा का प्रतिपादन महर्षि बद्रायन ने किया था, ठीक है। चलिए, देखिएगा, मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी। तो मुगलों की दरबारी भाषा जो थी ना, यह आपका फारसी हुआ करती थी, पर्शियन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा कि नवरोज़ का पर्व मुगलों ने लिया था, तो नवरोज़ का पर्व जो है मुगलों ने लिया था पारसियों से, ठीक है ना, तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गुरु नानक ने किस गुरु को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। तो गुरु नानक जो है सिख धर्म के संस्थापक थे और पहले गुरु थे, और इनके बाद जो है ना, इन्होंने अपने भाई लहना को अब उत्तराधिकारी चुना था, और गुरु लहना का नाम बदल करके गुरु अंगद देव रखा गया था बाद में, आपको ध्यान भी होगा, तो गुरु अंगद देव, ध्यान रखिएगा। चलिए, किस मुगल शासक को रंगीला के नाम से जाना जाता है। तो रंगीला बादशाह कहा जाता है किसको, तो मोहम्मद शाह रंगीला को, ठीक है ना, मोहम्मद शाह रंगीला को, ध्यान रखिएगा आप। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि सिंध किस ब्रिटिश के दौरान विजित किया गया था। तो देखिए, सिंध को जो है जॉन नेपियर ने मिलाया था, और ये सिंध विजित हुआ था लॉर्ड एलन ब्लो के समय में, ठीक है ना, जॉन नेपियर ने मिलाया था, और ये आपका लॉर्ड एलन ब्लो के समय की घटना है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि जेम्स एंड्रू रामसे, इस तरह से रामसे लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना, जेम्स एंड्रू रामसे किस गवर्नर जनरल का असली नाम था। अब देखिए, इस तरह से भी पूछा जा रहा है, जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे पूरा नाम है, और ये डलहौजी का नाम था, जेम्स एंड्रू ब्राउन रामसे, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा, अगला प्रश्न कर लेंगे। ये सब डलहौजी के बारे में आपको याद होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इसने लाया था। उसके बाद इसी के समय रेलवे, टेलीग्राफ, लोक निर्माण विभाग जैसे सुधार की नींव रखी गई थी, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा क्रिप्स मिशन के बारे में कौन सा सत्य है। पहले आप बता देता हूँ, देखिए, पहला भी सत्य दिया गया, दूसरा भी। भारत का संविधान भारतीय लोगों की निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए था, और देखिए, संविधान में जो है भारत को अलग डोमिनियन स्टेट्स, ब्रिटिश राष्ट्रमंडल देशों के समान भागीदारी दी जानी चाहिए। दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट दिया गया है, इसलिए यहाँ पर आपका ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए, उसके बाद देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन के दौरान विरोध स्वरूप एक पुरस्कार लौटाया था, वह पुरस्कार कौन था। तो देखिए, वह पुरस्कार तक कैसरी हिंद की उपाधि इन्होंने लौटाया था, ठीक है ना। अच्छा फ्रेंड्स, देखिए, नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में, और राय बहादुर की उपाधि जो है जमुनालाल बजाज ने लौटाया था, ठीक है। देखिए, उसके बाद देखिए, बारदोली नो टैक्स अभियान का नेतृत्व किसने किया था। अच्छा, ये प्रश्न एक एग्जाम में और पूछा गया इसी साल कि बारदोली नो टैक्स अभियान कब हुआ था। तो याद रखिएगा, 1928 में हुआ था, और नो टैक्स अभियान का नेतृत्व बारदोली में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा कि तिलक स्वराज फंड की शुरुआत, VVI क्वेश्चन है ये। देखिए, तिलक स्वराज फंड की शुरुआत जो है निम्नलिखित में से किस आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए किया गया था। देखिए, तिलक स्वराज फंड की शुरुआत जो है ना, ये शुरू किया गया था आपका असहयोग आंदोलन के समय में, ठीक है ना। तो असहयोग आंदोलन को वित्त पोषित करने के लिए महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी।
तो देखिए बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में हमने पढ़ा है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, तो 1929 ऑप्शन में तो नहीं दिया गया, आप इसको 1929 बनाकर टिक लगा लीजिए। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी। तो 1938 में इन्होंने जो है आपका हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता किया था। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। बाद में इनको जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष पद से हटाया गया था और 1939 में ही इन्होंने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी बनाई थी और इनका हटने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया था। ठीक है, देखिए इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था। अच्छा, ये इल्बर्ट बिल जो है ना, ये लॉर्ड रिपन के समय की घटना है। इल्बर्ट बिल, ठीक है ना, आपको याद रखना है। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के समय में आपका 1883 में आया था और दरअसल ये यूरोपीय जो आपकी यूरोपीय के मुकदमे से संबंधित जो भारतीय मजिस्ट्रेट पर लगाई गई अयोग्यता को हटाना था। तो एक तरह का न्यायपालिका में नस्लीय भेदभाव को समाप्त करना था, जिसका अंग्रेजों ने पुरजोर विरोध किया था। ठीक है ना, इस विधेयक को पेश करने के पीछे मुख्य उद्देश्य भारतीय न्यायाधीशों को सत्र अदालतों में ब्रिटिश से जुड़े मामलों में मुकदमा चलाने की अनुमति देना था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारतीय स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया था। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता लीग थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा और अनसुना सा भी लग रहा होगा, लेकिन जैसे ही मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने किया था, आप फटाक से बता दीजिएगा, रास बिहारी बोस ने किया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि 1923 में बिहार में जो है स्वराज दल की स्थापना किसने किया था। तो स्वराज दल की स्थापना श्री कृष्ण सिंह जी के नेतृत्व में हुआ था बिहार में। ठीक है, और नारायण प्रसाद को इसका अध्यक्ष बनाया गया था, ध्यान रखिएगा आप। चलिए उसके बाद देखिए मथुरा मूर्तिकला शैली किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। तो गांधार मूर्तिकला और मथुरा मूर्तिकला, इनका सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ था कुषाण वंश के समय में हुआ था और कनिष्क के समय में। ठीक है ना, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा मिलान करना। अब देखिए लॉर्ड लिथुओ की कार्यकाल कब शुरू हुआ था, तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा 1936 में स्टार्ट हुआ था, 1936 से 43 तक रहा था। लॉर्ड माउंटबेटन का 1947 से 48, तो 1947 से यहाँ पर। लॉर्ड विलिंगटन का पूछा जाएगा तो 1931 से 1936। ठीक है, और लॉर्ड वेबल 1944 हो जाएगा। मिला लीजिएगा भाई इसको अब आप लोग। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दो कथन, एक कथन एक है, यहाँ पर कथन दो है। ये कथन एक है, कथन दो है। ठीक है, उपरोक्त के आलोक में दिए गए विकल्पों में से सही चुनना है उत्तर आपको। अब चलिए एक एक करके देखते हैं। अभी हमने इल्बर्ट बिल के बारे में बताया है कि यह घटना 1883 की है, इल्बर्ट बिल की। तो ये तो गलत हो गया, इल्बर्ट बिल विवाद 1886 की नहीं है, 1883 की है, लॉर्ड रिपन के समय में आया था। ठीक है, अच्छा दूसरा पढ़िएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बंबई में 1885 में हुआ था, WC बनर्जी की अध्यक्षता में। 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था, यह करेक्ट दिया गया। तो केवल दो ही सही है ना। चलिए तो देखिएगा एक आपका असत्य है और कथन दो जो है सत्य है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1880 में लॉर्ड लिटन ने सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में स्ट्रेची आयोग का गठन किया था। बताइए स्ट्रेची आयोग संबंधित किससे है। तो 1880 में याद रखना है स्ट्रेची कमीशन का गठन हुआ था लॉर्ड लिटन के समय में। यह संबंधित है अकाल आयोग से। ठीक है ना, किससे संबंधित है, अकाल आयोग से। अभी हमने इसके बारे में पढ़ा भी है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ठीक है, चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि गुप्त काल में, थोड़ा सा यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं बता देता हूँ। यहाँ पर गुप्त काल ये लिखा गया है, गुप्त काल। गुप्त काल में बृहद संहिता, बृहद संहिता यहाँ मैं लिख देता हूँ। गुप्त काल में बृहद संहिता की रचना किसने किया है। गुप्त काल में बृहद संहिता की रचना तो ये बराहमिहिर ने किया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि हुमायूंनामा की रचना मुगल सम्राट की पुत्री गुलबदन बेगम ने किया था। वह मुगल सम्राट कौन था, यानी कि देखिए गुलबदन बेगम किसकी बेटी थी, वही पूछा जा रहा है कि हुमायूंनामा की रचना किसने किया, गुलबदन बेगम ने। देखिए हुमायूंनामा की रचना मुगल सम्राट की पुत्री गुलबदन बेगम ने किया था। वह मुगल सम्राट कौन था, तो देखिए ये आपका बाबर था। ठीक है ना, बाबर की पुत्री थी। ये कौन, बाबर की पुत्री थी गुलबदन बेगम, हुमायूंनामा। ठीक है ना, और हुमायूं की सौतेली बहन थी। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित गुप्त शासकों पर विचार कीजिए और उन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना। अच्छा गुप्त वंश के बारे में तो आपको अच्छे तरीके से याद होगा फ्रेंड्स कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। तो श्रीगुप्त पहला शासक हो गया, यहाँ मैं लिख देता हूँ। श्रीगुप्त के पास कौन बना था, घटोत्कच बना था, घटोत्कच। ठीक है ना, उसके बाद घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम बना था, चंद्रगुप्त प्रथम। यहाँ मैं लिख देता हूँ चंद्रगुप्त प्रथम।
ठीक है। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त बना, यहाँ पर देखिए नहीं, एक मिनट मिटाने दीजिए, ये बना समुद्रगुप्त बना, ठीक है। समुद्रगुप्त के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय बना, चंद्रगुप्त द्वितीय को चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम बना, और उसके बाद देखिए स्कंदगुप्त बना था, ठीक है। तो ये क्रम आप याद रखिए, श्रीगुप्त, घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। चलिए उसके बाद देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित वंशों का सही कालानुक्रम नीचे दिया गया कूट है उसमें से व्यवस्थित करना है। तो यहीं पर मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले देखिएगा यहाँ पर आपका शुंग वंश हो जाएगा। देखिए शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने मौर्य वंश के आखिरी शासक बृहदत्त की हत्या करके मगध पर जो है शुंग वंश की स्थापना किया था। शुंग वंश के बाद आया था कण्व वंश, कण्व के बाद कुषाण आया था, फिर आपका गुप्त वंश आया था, ठीक है। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि बलवन के शासनकाल में तुगरिल खां का विद्रोह कहाँ हुआ था। अच्छा देखिएगा, पूछा जाता है कि तुगरिल खां का विद्रोह किसके शासनकाल में हुआ था, तो बलवन के शासनकाल में। 1279 की घटना, ये बंगाल का गवर्नर था तुगरिल खान, उन्हीं ने बलवन के खिलाफ विद्रोह इसने कर दिया था। बलवन ने अपनी सेना को बंगाल भेजा और तुगरिल खान का सिर कलम करवा दिया, और उसके बाद बलवन ने अपने पुत्र बुगरा खान को जो है बंगाल का राज्यपाल नियुक्त किया था, ठीक है। तो ये बंगाल हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्यों के मस्तिष्क में होता है, किस ग्रंथ में उल्लिखित है। तो ये किस ग्रंथ में है फ्रेंड्स, तो ये अथर्ववेद में निहित है कि युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। यह प्रसिद्ध उक्ति जो है यह आपका अथर्ववेद में है। देखिएगा रस चिकित्सा का आविष्कार किसने किया था, तो ये नागार्जुन ने किया था रस चिकित्सा का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए किस अभिलेख में अशोक बुद्ध धर्म और संघ के प्रति विश्वास प्रकट करता है, तो ये सब प्रश्न आपने पढ़ा भी होगा। तो ये आपका किया था किसमें, तो ये बैराट शिलालेख है, जिसको कि आपको याद होगा कि इसको भाबरू शिलालेख भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए भाबरू लघु शिलालेख। उसके बाद देखिए पल्लव वंश का अंतिम शासक कौन था। अच्छा पल्लव वंश की स्थापना किसने किया था, तो पल्लव वंश की स्थापना जो है ना ये आपका सिंह विष्णु ने किया था, सिंह विष्णु ने, ठीक है ना, सिंह विष्णु ने किया था। और पल्लव वंश की राजधानी तो आपको पता ही है कांचीपुरम हुआ करती थी, और अंतिम शासक था अपराजित वर्मन पल्लव वंश का। चलिए उसके बाद देखिएगा कौन ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा के नाम का कोई महत्व नहीं दिया था। देखिए कोई महत्व नहीं दिया था, ये नाम था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि स्वर्गद्वारी नामक शिविर किस सुल्तान से संबंधित है। स्वर्गद्वारी नामक शिविर जो है ये किस सुल्तान से संबंधित है, तो फ्रेंड्स ये संबंधित है किससे, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित है। और ये जो स्वर्गद्वारी शिविर है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 वर्ष बिताए थे, ध्यान रखिएगा 2.5 वर्ष, ये गंगा नदी के तट पर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुल्तान बाहरी विश्व के लोगों के साथ करीबी कूटनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संपर्क का पक्षधर था, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक ही था, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए उसके बाद देख लीजिएगा कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किस शहर में हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हुआ था 26 दिसंबर 1925 को कानपुर में, ठीक है ना, 26 दिसंबर 1925, आप सन जरूर याद रखिएगा, 1925 कानपुर में। स्थापना एम.एन. रॉय ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1939 में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पद से, तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, ठीक है। त्रिपुरी अधिवेशन के बाद इन्होंने अध्यक्षता दे दिया था, मतलब इस्तीफा दे दिया था अध्यक्षता से। इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग का गठन किसने किया था, ये पूछा जाए तो देखिए भारत की स्वतंत्रता लीग यानी कि इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया लीग, इसका स्थापना 1928 में किया गया था जवाहरलाल नेहरू, श्रीनिवास अयंगर और सुभाष चंद्र बोस ने। तो यहाँ पर देखिए जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस और एक नाम और याद रखिएगा श्रीनिवास अयंगर ने किया था, ठीक है। तो एक से अधिक राइट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार के एक सदनीय विधानमंडल को द्विसदनीय में परिवर्तित किया गया, बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद, कब, तो ये 1919 के द्वारा। चलिए उसके बाद देखिएगा गुप्त राजाओं ने बड़ी संख्या में जो है सोने के सिक्के जारी किए गए, उन्हें क्या कहा जाता था, सोने के सिक्के को गुप्त शासक जो जारी किए थे उनको दिनार कहा जाता था, और जो चांदी के सिक्के जारी किए गए थे उनको रुपया कहा जाता था, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो एक तो 1929 वाला आपको लाहौर अधिवेशन याद होगा, ठीक है,
उसके बाद 1936 का लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किया था इन्होंने, ठीक है ना। और 1937 का फैजपुर का भी अधिवेशन का अध्यक्षता किया था। तो याद रखिएगा, तो यहाँ पर 36 और 29 दिया गया है, तो एक से अधिक हो जाएगा वैसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोथल की विशिष्टतम विशेषता क्या है। तो लोथल जो था ये गोदीबाड़ा था, एक जो है आपका पतन नगर था, तो यहाँ पर जहाज बनाने का स्थान। अब देखिएगा ऋग्वेद की नदी स्तुति में निम्नलिखित में से किस नदी का उल्लेख है। तो देखिए इसमें गंगा का भी है, यमुना का भी है, तो ऑटोमेटिक एक से अधिक राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ा था। तो इसमें से देखिए बात करते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA, जोगेश चटर्जी जुड़े थे, ठीक है ना। जोगेश चटर्जी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो थे आपके संस्थापक सदस्यों में से एक थे HRA के। निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी समूह काकोरी ट्रेन डकैती से जुड़ा था। तो अभी मैंने आपको बताया है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और ये काकोरी ट्रेन डकैती की घटना कब की है। तो फ्रेंड्स ये भी याद रखिएगा 9 अगस्त 1925 की ये घटना है, ठीक है, 9 अगस्त 1925 की। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि बारदोली में नो टैक्स आंदोलन कब चलाया गया था। तो नेतृत्व तो वल्लभ भाई पटेल ने किया था, चलाया गया था 1928 में, जैसे मैंने आपको बताया भी है एक्सप्लेनेशन में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा ये प्रश्न है कि फिरोज तुगलक के शासनकाल में रजबा एवं उलुगखानी निम्नलिखित में से किसका नाम था। तो रजबा और उलुगखानी जो था ना ये नहर का नाम था, ठीक है ना। और फिरोज शाह तुगलक ने ढेर सारे नहर का भी निर्माण करवाया था, ये चीज़ आप पहले से भी जानते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा यहाँ पर पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण संबंधी लिखित सामग्री है। यहाँ पर 4 आपको दिख रहा होगा ये सामग्री, और यहाँ पर नीचे दिए गए कूट में से आपको सही आंसर चुनना है। तो मैं बता दूं कि ये सारे के सारे हैं, पहला भी है, दूसरा भी है, तीसरा भी और चौथा है। अब एक एक करके देख लीजिएगा। देखिए पाणिनि का अष्टाध्यायी है, ये व्याकरण की है। महाभाष्य पतंजलि का है। प्राकृत प्रकाश जो है याद रखिएगा ये वररुचि का है, वररुचि का है। और यह प्राकृत भाषा का सबसे पुराना और प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथ है, तो बिल्कुल व्याकरण संबंधित है। और तोकलापीयम जो है ये भी व्याकरण का है। इसकी रचना किसने किया था, तोलकपियार ने किया था, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा ये सभी के सभी हैं, तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2025 में देखिए बीपीएससी के द्वारा जितने भी हिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए थे उनको मैंने आपको कवर करा दिया। फ्रेंड्स सेशन को लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ इसको एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर इसको शेयर कर दीजिएगा।